हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट मंथ यानी कि जैन में है, तो आप अपनी तैयारी भी आई होप कि बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जितने लोगों ने तैयारी कर रखी है उनको लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी बस उनकी यही होती है कि वो मैक्सिमम रिवाइज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ये होता है दोस्तों कि रिवीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पढ़ा आपने बहुत कुछ है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अब ये बात आती है कि आप जब पेपर में आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि आपको आती हुई चीज़ें भूल जाती हैं, आंसर सामने होते हुए आंसर नहीं दिखता है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ जो आपको एग्ज़ाम में होती हैं, आप जब पेपर दे के बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि यार मतलब, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अमूमन लगभग सभी कैंडिडेट्स के साथ में ये होता है कि 5-6 नंबर तो उनके ऐसे ही गलत हो जाते हैं जो उनको बड़े आराम से मिल सकते थे। और बाकी तो भाई जो टफ़ होता है, जो नहीं आता, उसकी बात अलग होती है। तो जो रिवीजन में जो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होता है, वो उन जो 5-6 नंबर्स जो आपके आसान प्रश्न होते हैं, जो आपके आते हुए गलत हो जाते हैं, उन्हें बचा लेता है। और आप जानते हैं कि एक एक नंबर का मेरिट में बहुत रोल होता है। जैसे अगर आपको भाई आप 90 प्लस है तब तो आपको कोई इशू नहीं होता। और एग्ज़ाम का एक और भी बहुत, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना समय भी नहीं होता है कि आप पेपर देने के दौरान में आप अपने नंबर काउंट कर सकें कि आपके कितने नंबर सही बन रहे हैं। ना इतना समय होता है, ना ही इस बात की श्योरिटी होती है कि आपने जो किया हुआ है वो पूरी तरह से सही भी है या नहीं सही है। तो इसलिए हमें वहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स क्वेश्चंस को सही करना होता है। आज दोस्तों आज जो मैं क्वेश्चन पेपर, जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर मैं आप लोगों को करा रही हूँ। इसमें से आज जो मैं लेकर के आई हूँ, ये आपका सीडीपी का जो आपका जो पेपर 2 है, जो 6 to 8 के लिए क्वालिफाई करना होता है, उसका मैं सीडीपी आप लोगों के लिए आज लेकर के आई हूँ। तो आप क्योंकि ऑलरेडी जो सीडीपी 1 है, पेपर 1 का जो सीडीपी है, वो ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, और भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, और जिन्होंने देखा है मैं उनसे यही कहूँगी कि वो मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए उनको बार बार पढ़ें, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स आपको मिलते हैं जो आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को मिलते हैं या घुमा फिरा के देखने को मिलते हैं, और आपका आंसर सही हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर सिर्फ सही आंसर पकड़ना है। और सीटेट के लगभग चारों आंसर एक जैसे होते हैं, तो इस वजह से आपको जो उसके जो की पॉइंट्स हैं, तो वो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है कि ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का आपका पेपर 2 का आपका ये पेपर है, जो है पेपर 2, जो आप 6 to 8 के लिए देते हैं। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बच्चों की गलतियां और भ्रांत धारणाएं, यानी कि जो चिल्ड्रंस के जो एरर होते हैं उन और उनसे जुड़े हुए जो मिसकंसेप्शंस होते हैं वो क्या हैं। तो इसके आपके देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और गलत आंसर जो इसमें हैं उनको पढ़ करके टाइम वेस्ट करना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। इसीलिए जो इसका सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर है वो ये है, आंसर नंबर 1 जो इसका है वो करेक्ट है। आंसर नंबर इसका पूरी तरह से करेक्ट 1 करेक्ट है। और इसमें एक और बहुत ज़रूरी बात ये आती है कि जो भी चीज़ें आप हिंदी में पढ़ रहे हैं उसका उतना ही आपको इंग्लिश में भी पढ़ लेना चाहिए। तो कि बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी में आंसर क्लियर नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश पढ़ने से आंसर का सही हो जाता है। तो ये देखिए, जो बच्चों की गलतियां और भ्रांत धारणाएं होती हैं वो ये सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में भिन्न स्तर की होती हैं। मतलब जो लेवल होता है बस वो आपका कम ज़्यादा होता है जो है। और एक आपका यहाँ पर एक आपका दूसरा आंसर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। सॉरी, मैंने आपको आंसर नंबर 1 बोला है। आज का आंसर 1 नंबर नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो आंसर नंबर 2 है। इसका जो सही उत्तर है वो आपका आंसर नंबर 2 है, जो है आंसर नंबर 1 भी मुझे सही लग रहा था, लेकिन ये आंसर नंबर 1 सही नहीं, आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, जो है कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो है। अगला चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जा सकता है। तो संरचनात्मक ढांचे में जो आपको बच्चे को जो देखा जाता है कौन आपका, तो उसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 है कि अ प्रॉब्लम सॉल्वर
एंड साइंटिफिक इन्वेस्टर के रूप में इसको देखा जाता है कि एक आपका समस्या का समाधान करने वाला और साथ में वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे को देखा जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो इसका जो सही जवाब है कि एक टीचर का रोल जो है वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हिज और हर क्लास, कि मतलब एक टीचर का क्या रोल होता है उसकी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय। जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो ये है कि सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना, मतलब आपको उनकी हेल्प भी करनी है और साथ में जितने भी आपने ग्रुप बनाए हैं सब पर आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेव वाइगोत्स्की का है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपका आधारभूत मानसिक समस्याओं को मुख्य रूप से किनके द्वारा उच्चतर आपका संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जाता है। तो मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जब भी वाइगोत्स्की का प्रश्न आता है तो आप वहाँ पर सोशल यानी कि समाज को खोजिए, सामाजिक, समाज, सोशल, इस तरह के शब्दों को खोजिए और वही हमेशा उसका उत्तर होता है। इसीलिए आपका आंसर नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच में संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर, इसका आंसर नंबर 1 है कि विकास और अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, मतलब इनका विकास का और अधिगम का आपस में संबंध भी होता है और एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना यानी कि अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों ये उनको स्कीमा कहा जाता है। आप और यहाँ पर तो आंसर स्कीमा है, तो आप समझ गए होंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी, हो सकता है कल ही या तो कल 1-2 दिन में मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें पियाजे के क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए कीवर्ड्स होते हैं, कि मतलब कोई भी आपका जो शब्द है, मतलब पियाजे का जब आप पियाजे के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको पियाजे के आंसर्स को पकड़ने के लिए कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपने उन की पॉइंट्स को याद कर लिया है और क्वेश्चन में अगर वो की शब्द दिखाई पड़ते हैं तो आपको बिना कुछ सोचे आपको उसका जवाब जो है पियाजे टिक करना है। चलिए हम आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समूह को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आता है कि आपका आंसर नंबर 2 है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें होता ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सर्कल है, एक आपका छोटा सर्कल है और उसके बाहर एक आपका बड़ा सर्कल है। तो क्या होता है कि जो छोटा सर्कल तक का आपने टारगेट अचीव कर लिया है और आपको थोड़ी सी हेल्प अगर बाहर से मिल जाए तो आप बड़ा सा सर्कल का जो आपका टारगेट है वो आप अचीव कर सकते हैं। यही आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, मतलब ये थोड़ी सी हेल्प जो बाहर से दी जाती है। अगर देखें तो एक तरह से हम लोग भी वही कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा आपने कर लिया है, बस आपको थोड़ी सी मदद चाहिए, आपने थोड़ा सा आपको हेल्प चाहिए और बाकी आपने खुद ही इतना किया हुआ है कि आगे आप बहुत तेज़ी से कर लेके जाएंगे। तो इसका आंसर नंबर 2 है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना और एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 1 है कि काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब कि आपका लैंगिक आपका जो जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए होता ये है कि जैसे आप मान के चलिए कि जैसे आप ये सोचते हैं ना कि लड़कियों का ये काम है खाना बनाना है या लड़कों का काम है बाहर जाके ऑफिस करना है, बट आज के टाइम पे क्या होता है कि ये आपका जो जेंडर स्टीरियोटाइप है इसको तोड़ा जा रहा है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई लड़के भी खाना बना सकते हैं। आपके देखते हैं कि एक से एक 5 स्टार में ज़्यादातर शेफ़ जो है वो मेल होते हैं, फीमेल भी अपना घर का काम बाहर का काम दोनों मैनेज कर सकती हैं।
तो इसको किसी भी काम को किसी भी जेंडर से ना बांधा जाए। तो वही यहाँ पे इस प्रश्न में कहने की कोशिश हो रही है कि जेंडर स्टीरियोटाइप को आपको सामना करने के लिए इस चीज़ को किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अब यहाँ पर इन्होंने आपका लिखा हुआ एक स्टेटमेंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतःकरण के स्वचयनित आपका नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना महत्वपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। और देखिए, हो सकता है कि आपको ये हिंदी थोड़ी सी टफ लगे, हो सकता है कि इन हिंदी के शब्दों को आपको लगे कि भाई बहुत भारी भरकम है, तो ऐसे केसेस में आपको इंग्लिश ऑप्शन तुरंत पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिवली उसको समझना थोड़ा सा आसान होता है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। और अब तो मुझे कहूँगी कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आपको इंग्लिश पढ़ने वाला इंग्लिश वाला सेंटेंस जो है वो बेटर होता है जो है। और बाकी अगर आप हिंदी में पढ़ करके हिंदी में आंसर लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कुल मिला के आपका आंसर सही होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर है वो आपका आंसर नंबर 1 है कि द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो मतलब यहाँ पर इस प्रश्न को तो आपको एज इट इज़ ही उसको समझना पड़ेगा कि भाई मतलब अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है, तो ये जो आपका सिद्धांत है वो सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है, यानी कि सबके लिए समान है, सार्वभौमिक है जो है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सुरक्षित रखने की योग्यता है। अब यहाँ पर ये आता है कि आपकी जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, इनके कुछ प्रमुख कौशल होते हैं। अगर आपको वो कौशल पता है तब तो आप इनके आंसर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पियाजे के वीडियो के बाद मैं इन कौशलों पर एक वीडियो लेके आऊँ ताकि आपको ये याद करने में बहुत आसानी होगी और आप इनका आंसर भी बड़ी ईजिली निकाल पाएंगे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखा जा सकता है। तो जो जीन पियाजे हैं, लेव वाइगोत्स्की हैं, ये संरचनावादी या अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो ये अधिगम को जो है प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, मतलब सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, इसमें ये होता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, वो चाहते हैं कि वो मतलब आपका ऐसा नहीं हो कि वो पैसिव लर्नर बन करके रहें, वो एक्टिव पार्टिसिपेट करें। इसी वजह से वो हमेशा इसको मतलब कि आपका जो इंगेजमेंट होती है बच्चों की वो उस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो इसका राइट आंसर आंसर नंबर 1 है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 12, वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कि मीडिया है, विद्यालय है, परिवार है, पास पड़ोस है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि अब मीडिया बच्चे के आपका समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती कि विद्यालय की परिवार। तो यहाँ पे ये है कि ये चारों के चारों, आपका मीडिया भी, विद्यालय भी, परिवार भी, पास पड़ोस, सब बच्चों के समाजीकरण में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जिसमें चारों ऑप्शन को इंक्लूड किया गया है। अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो विशेषताएं हैं कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं इंटरपर्सनल। मैं अभी आज तो सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही हूँ और आगे की वीडियो में सीटेट की जो वीडियो है जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है उसमें मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं सारे जो ऐसे क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट मिलते हों, जैसे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो तो इंटरपर्सनल है, इसको हिंदी में अंतः व्यक्तित्व
या फिर इंटरपर्सनल बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ पे ये इंटरपर्सनल है, कहाँ कहाँ पे ये इंट्रापर्सनल है, तो इन सब पे मैं एक वीडियो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्द आप लोग के सामने लेकर के आऊँ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण होने चाहिए। तो मतलब अगर टीचर आपका स्टूडेंट्स का जो इवोल्यूशन है वो निम्नलिखित में से कौन से कारणों में होना चाहिए। तो इसमें देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो इसमें से सबसे पहला वाला है ये थोड़ा गलत है, ये थोड़ा उतना उचित नहीं है। और इसको छोड़ करके जो आपका दूसरा ऑप्शन है, यानी कि कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रतिक्रियाओं में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, और बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो ये आपका पहला ऑप्शन को छोड़ करके ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 आपके ये तीनों ऑप्शन आपके आ जाते हैं इसमें। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। और मैंने क्या किया है, सो दोस्तों मैंने ये सोचा है कि जो हमारा ये पूरा आपका जो सीडीपी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये आपका 30 क्वेश्चंस का आपका पूरा है। ये आपका मैंने आज पार्ट 1 आप लोगों को बताया है। अब हम आपसे आपकी जो आपका जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं कवर कर दूंगी। यानी कि आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, मतलब कि 30 में से आपने 14 आपने किए हुए हैं, बाकी जो 16 क्वेश्चन हमारे बचते हैं वो मैं कल की वीडियो में इसको पूरा कर दूंगी। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और आज की वीडियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन प्रश्नों को आप बार बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, जहन में बैठाने की कोशिश कीजिएगा। एज इट इज़ मिले चाहे ना मिले, घुमा फिरा के मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे, लेकिन मिलते यही पियाजे हैं, यही वाइगॉत्स्की हैं, यही गार्डनर है, यही सब आपको घूम फिर करके मिलते हैं। तो आपको मेरी पूरी मतलब यही कोशिश रहती है कि मैं आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाऊँ जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट जिनसे आपका सामना हो। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए, अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मैं जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाती हूँ वो सब जो है आपका हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर, वहाँ पर मैं हर चीज़ अपलोड कर देती हूँ। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।